नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। अर्थम के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप को इतिहास कैसे याद करेगा ये तो वक्त ही बताएगा, मगर एक बात आप आज पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि ट्रंप जो कर रहे हैं अगर उसमें कामयाब रहे तो करीब 250 साल का ग्लोबल ट्रेड व्यापार, दुनिया के व्यापार का इतिहास बदल जाएगा। बीते शताब्दियों में जो एक कारोबार हथियारी और व्यापारिक युद्धों की वजह बना था, ट्रंप उसी कारोबार का ताना बाना बदल रहे हैं। चलिए कुछ घटनाओं से जानते हैं। क्या आपको पता है कि नेपोलियन, जापान का चावल और कैरिबिया के केले यानी बनाना में क्या रिश्ता है? ये बात 19वीं सदी की शुरुआत की है। 1806 का साल था। नेपोलियन और ब्रिटेन के बीच में जंग चल रही थी। इसे नेपोलियनिक वार के तौर पर इतिहास में दर्ज किया गया है। इसी साल 1806 में नेपोलियन ने एक बर्लिन डिक्री जारी की, जिसका मकसद था ब्रिटेन को आर्थिक रूप से दुनिया से काट देना। उन्होंने यूरोप के लगभग सभी मित्र देशों को ब्रिटिश सामान के भेजने पर और ख़ासतौर पर अनाज भेजने पर रोक लगा दी। इसे कॉन्टिनेंटल सिस्टम कहा गया। ये किस्म की आर्थिक नाकेबंदी थी जिससे बंदरगाह रोक दिए गए। फ्रांस ने व्यापार रोका, ब्रिटिश जहाज़ों और उनको नागरिकों को पकड़ा, उनकी संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए। इससे यूरोप के कई देशों में भीषण खाद्य संकट पैदा हो गया। जिन देशों ने विरोध किया, जैसे पुर्तगाल और स्पेन, उन पर फ्रांस ने सैन्य दबाव तक डाला और हमला भी कर दिया। इस आर्थिक युद्ध से खुद फ्रांस और उसके सहयोगियों को भारी नुकसान हुआ। खाद्य वस्तुएं महंगी हो गईं, व्यापारिक रास्ते बंद हो गए और जैसा स्वाभाविक होता है अनाज की कालाबाजारी हुई। अंततः स्पेन और रूस ने इसका विरोध किया और यही बाद में नेपोलियन की सैन्य हार की वजह बना। एक और किस्सा सुन लीजिए। ये बात 1980 के दशक की है, जब अमेरिका जापान के बाजार में अपना चावल बेचना चाहता था। जापान ने अपने चावल किसानों को अमेरिकी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए देश का उत्पादन ही घटा दिया। बड़ा ही रोमांचक किस्सा है ये। अगर आप अमर उजाला के नियमित पाठक हैं तो आप इसको इस बार अगले सप्ताह में अमर उजाला के अखबार में टाइम मशीन कॉलम में पढ़ सकते हैं। लेकिन अब वही जापान अमेरिका का चावल खरीदने पर मजबूर हुआ है। केले वाला किस्सा भी थोड़ा अनोखा है। 1993 में यूरोपीय संघ ईयू ने एक बनाना रेजीम शुरू की, जिसके तहत अफ्रीका और कैरेबियन देशों और पैसिफिक देश, जिनको एसीपी कहा जाता है, वहाँ से केले के आयात में छूट दी गई और वहाँ से केले के इंपोर्ट पर टैरिफ या ड्यूटी घटाई गई। जबकि लैटिन अमेरिका के देशों जैसे इक्वाडोर, कोस्टारिका से सस्ते डॉलर के केले पर भारी टैरिफ और कोटा लगा दिया गया। यहाँ आपको ट्रंप के टैरिफ की याद आएगी। ये नीति यूरोप के पुराने उपनिवेशों को समर्थन देने के इरादे से थी, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ अमेरिकी कंपनियों को, जैसे चिक्विटा, और लैटिन अमेरिका के देश नाराज हो गए। डब्ल्यूटीओ में इन नियमों को बार बार चुनौती दी गई। डब्ल्यूटीओ ने ईयू के इस फैसले को गलत करार दिया। अमेरिका ने इसके बदले में यूरोपीय चीज़ पर, हैंडबैग पर, स्वेटर पर 100% तक की टैरिफ लगा दी। ये बनाना वार करीब 20 साल तक चला और इसने ये दिखा दिया कि कृषि का व्यापार किसी रेयर अर्थ या लिथियम से कम संवेदनशील नहीं है। जितने संवेदनशील आज आधुनिक व्यापार हैं, उतना ही संवेदनशील एग्रीकल्चर का, कृषि का व्यापार है। दरअसल बीते 250-300 साल में दुनिया का कारोबार पूरी तरह बदल गया। हम उदारीकरण से वैश्वीकरण पर आ गए, फिर बाज़ारों को वापस बंद करने पर आ गए, जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। लेकिन एक कारोबार को खोलने पर दुनिया कभी सहमत नहीं हुई। उदारीकरण के चरम दिनों में भी, संरक्षणवाद के चरम दिनों में भी, और दूसरे और पहले विश्व युद्ध के दौरान भी। वो बाजार है कृषि उत्पादों का, खाद्य उत्पादों का। डब्ल्यूटीओ के भीतर विकसित और विकासशील देशों की जंग की जो सबसे लोमहर्षक लहर चली है, उसका इतिहास कृषि से बनता है। अमेरिका हमेशा से दुनिया के बाजारों में अपना सोयाबीन और गेहूं और चावल बेचने की कोशिश करता रहा, मगर कभी उस तरह कामयाब नहीं हुआ जिसे ट्रंप अब हुए हैं। ट्रंप व्यापार का जो हथियार लेकर आए हैं, उससे दुनिया के कारोबार में प्रोटेक्शनिज्म का, प्रोटेक्टेड ट्रेड का, संरक्षणवाद का सबसे मजबूत मोर्चा ढहने लगा है, यानी एग्रीकल्चर का मोर्चा। पता नहीं दुनिया के देश अमेरिकी अनाज के लिए और तिलहन के लिए अपना बाजार खोलकर अपने किसानों को कैसे मनाएंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने डरा कर, धमका कर उन्हें वह करने पर मजबूर कर दिया है जो आज तक किसी भी कीमत पर नहीं हुआ। एक मोटा आंकड़ा पकड़िए जिससे आपको पता चलेगा कि खेती जो दुनिया की सबसे बड़ी जीविका है और सबसे ज़्यादा लोग जिसमें लगे हैं, ग्लोबल वस्तु व्यापार में, मर्चेंडाइज ट्रेड में कृषि के उत्पादों का हिस्सा 2024 में केवल 8% था। डब्ल्यूटीओ और अंकटाड के आंकड़े बताते हैं कि कुल मर्चेंडाइज ट्रेड करीब 24 से 25 ट्रिलियन डॉलर है, यानी दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक गतिविधि दुनिया के ट्रेड में सबसे कम हिस्सा रखती है। आपके दिमाग में सवाल होगा कि खेती तो दुनिया का सबसे शुरुआती कारोबार है,
फिर कार दुनिया के ट्रेड में इतना कम हिस्सा क्यों है? इतिहास का यह हिस्सा बड़ा ही रोमांचक है। कृषि के व्यापार ने मानव के व्यापारिक अतीत का निर्माण किया। मनुष्य ने जो व्यापार विकसित किया, जहाँ से चलकर हम आज आए हैं, वो कृषि पर आधारित है। दुनिया की पहली कविता, जिसको इपिक ऑफ गिलगमेश कहते हैं, जिस शहर और सभ्यता की भूमि से उठी थी, वह शहर था उरुक। और ये बात है करीब 4000 साल पहले की, प्राचीन मेसोपोटामिया की। टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों की सिंचाई से इस इलाके में जौ, गेहूँ और पशुओं के डेयरी के उत्पादों का उत्पादन शुरू हुआ। गिलगमेश जैसे शासकों की ताकत इसी पर टिकी थी। किसान अनाज और ऊन को इजिप्ट और मिस्र, यहाँ तक कि सिंधु घाटी तक, भारतीय सिंधु घाटी तक बेचते थे और बदले में लकड़ी और धातुएं लेते थे। पहले बार्टर ट्रेड होता था, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। फिर चांदी और अनाज मुद्रा बन गए। मिट्टी की तख्तियों पर व्यापार के रिकॉर्ड रखे जाते थे। यही मध्ययुग में 10वीं सदी के बाद 10वीं-15वीं सदी में यूरोप में नए हल आ गए। फसल का चक्र बढ़ा, अनाज का उत्पादन बढ़ा, अनाज के अधिक व्यापारियों के गिल्ड बने, जैसे कि हेसेंटिक गिल्ड, जिसका दुनिया में बड़ा इतिहास है, जो मध्य यूरोप से बाल्टिक के देशों तक अनाज बेचते थे। युद्धों का युग था। अगर आप पुराना इतिहास पढ़ें तो अनाज की आपूर्ति राज्य को चलाने के लिए निर्णायक थी, इसलिए किलों को घेरने की रणनीति बनाई जाती थी और किलों को घेर कर अनाज के भीतर सप्लाई रोक दी जाती थी, जिससे कि भुखमरी बढ़ती थी और फिर किला सरेंडर करता था। 1346 में क्रेसी की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांस की फसलों को जला दिया। ब्रिटेन में कॉर्न लॉ बनाए गए और फसलों को नष्ट कर दुश्मन को और अपने शत्रुओं को कमज़ोर किया गया। यही वह दौर था जब पहली बार ट्रेड पर टैक्स शुरू हुए, और पहले टैक्स ही कृषि पर लगना शुरू हुए थे, टैरिफ लगना शुरू हुए थे, जो अनाज के कारोबार से आए थे। 15 से 19वीं सदी के बीच में लैटिन अमेरिका ने एग्रीकल्चर व्यापार को वैश्विक बनाया। बेहद दिलचस्प मोड़ है दुनिया के इतिहास का। यूरोपीय खोजकर्ता लैटिन देश में सोना चांदी ढूंढने गए थे। सोना चांदी तो लाए, इसके साथ वो कॉर्न को, पोटैटो को, टोमेटो को यूरोप लाए और यहाँ से गेहूं और गन्ने को लैटिन अमेरिका ले गए। इसके बाद शुरू हुए एग्रीकल्चर पर बनी हुई कॉलोनीज, उपनिवेश, जहाँ चीनी, कॉफ़ी, कपास, तंबाकू जैसी उत्पादों का उत्पादन हुआ, और जो ब्रिटेन, डच और स्पेनी साम्राज्यों की दौलत बने, जिसमें कि भारत शामिल था, जहाँ से मसाले का आयात करके यूरोप ले जाया जाता था। कैरिबिया की चीनी, भारत के स्पाइसेस, भारत का कपास इसके उदाहरण है। दरअसल औद्योगिक क्रांति खेती की पीठ पर बैठकर आई। भारत में कपास को ढोने के लिए रेल और जहाज लगाए गए, तो ब्रिटेन में मशीनों से सूत और कपड़ा बना। 20वीं सदी में शीत युद्ध हुआ तो अमेरिका ने अनाज के जरिए PL 480 वाली खाद्य सप्लाई शुरू की। पोलैंड जैसे देशों को अपने पक्ष में अनाज देकर किया। 1980 में अफगानिस्तान हमले के बाद सोवियत संघ ने गेहूं के कारोबार पर प्रतिबंध लगाए। होते करते हम 1947 में आ गए। गैट समझौता हुआ, मुक्त व्यापार की नींव पड़ी और एग्रीकल्चर को इस फ्री ट्रेड का हिस्सा बनाने की मुहिम चली। मगर बाकी सबके लिए तो पूरी दुनिया तैयार थी, मगर एग्रीकल्चर पर ना पश्चिम तैयार हुआ ना पूरब। बाजार तो खोल देंगे मगर खेती के लिए नहीं। भारत खाद्य सुरक्षा पर अड़ा, जापान चावल पर समझौता करने को राजी नहीं हुआ, यूरोप को अपने डेयरी किसानों की फिक्र थी। यानी कारों से कपड़ों तक, बैटरी से जहाज तक, सबका बाजार खुल गया, सप्लाई चेन बन गई। लेकिन एग्रीकल्चर आज भी सबसे ज़्यादा संरक्षण वाला, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड कारोबार है पूरी दुनिया में। आपको एक सूत्र देते हुए आगे बढ़ते हैं कि व्यापार वार्ताओं के शुरुआती दौर से अमेरिका का यह सबसे बड़ा आग्रह रहा है कि दुनिया उसके कृषि उत्पाद खरीदे, जो कभी कामयाब नहीं हुआ। ट्रंप इस अमेरिकी ट्रेड की अभिलाषा को पूरा करते दिख रहे हैं। आपके दिमाग में सवाल होगा कि आखिर क्यों अनाज और कृषि उत्पादों के मुक्त व्यापार के खिलाफ इतने आग्रह हैं, इतनी जिद क्यों है कि एग्रीकल्चर के उत्पादों के व्यापार को रोक कर रखा जाए। दरअसल कृषि व्यापार आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे ज़्यादा अधिक ज़रूरी ये किसी देश की फूड सिक्योरिटी के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए है। पूरी दुनिया में रूरल लाइवलीहुड, ग्रामीण आजीविका का हिस्सा है खेती, और दुनिया भर के लगभग प्रत्येक देश में एग्रीकल्चर सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी हुई है। इसलिए मुक्त व्यापार के जितने भी पैरोकार हैं, उनकी दाल यहाँ कभी नहीं गलती। कुछ आंकड़े देखते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि 2021 से 2023 के बीच दुनिया में कृषि वस्तुओं का निर्यात लगभग 2.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, लेकिन ये कुल वस्तु व्यापार का केवल 8% था। विश्व की GDP में खेती का हिस्सा 4% है, लेकिन और करीब करीब 176 देश ऐसे हैं जिनमें GDP खेती में 9% से ऊपर का हिस्सा रखती है, लेकिन इसके बाद भी व्यापार ज़्यादा नहीं है। ट्रंप की मुहिम को इस आंकड़े से समझिए कि अमेरिका
दुनिया का सबसे बड़ा कृषि निर्यातक भी है और सबसे बड़ा आयातक भी है, जिसने 2023 में कृषि निर्यात करीब $174 बिलियन का रखा और आयात $195 बिलियन का था। इस आंकड़े को देखिए, अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा खाद्य निर्यातक है, विशेष रूप से सोयाबीन और मक्का में। एशिया नेट इंपोर्टर है, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी कृषि अर्थव्यवस्थाएं एशिया में है, लेकिन एशिया सबसे बड़ा खाद्य आयातक है, खासतौर पर पाम ऑयल, चावल और समुद्री खाद्य के मामले में, जिसे भारत पाम ऑयल का बड़ा इंपोर्टर है। यूरोप ने 2013 के सुधारों के बाद अपने खाद्य अर्थव्यवस्था को बदला और निर्यातक बन गया। गेहूं, डेयरी और वाइन का सबसे बड़ा निर्यात यूरोप से होता है। अफ्रीका मेनली आयात पर निर्भर है। कॉफ़ी, कोको और मक्का जैसे उत्पादों का निर्यात होता है। अब आते हैं इस सवाल पर कि कृषि के बाजार को खोलने का इतना विरोध क्यों होता है, क्यों दुनिया के देश लड़ जाते हैं अपनी कृषि को सुरक्षित रखने के लिए। फाओ के अध्ययन बताते हैं कि वैश्विक भोजन का 70% हिस्सा करीब 12 मुख्य फसलों पर निर्भर है। कोई भी देश ये चाहेगा कि उसकी मुख्य भोजन पर उसकी निर्भरता आयात पर, इंपोर्ट पर कम से कम हो, ताकि सूखे में, युद्ध में और निर्यात प्रतिबंध में आपूर्ति जैसी समस्याओं से बचा जा सके और बाजार में अगर कीमतें बढ़ती हैं तो देश की आबादी को महंगाई से बचाया जा सके। दूसरा महत्वपूर्ण बात, ग्रामीण रोजगार। कई देशों में रोजगार और जीडीपी का बड़ा हिस्सा है, जैसे भारत को देखिए, 37-47% लोग एग्रीकल्चर पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर हैं। इंडोनेशिया में करीब 22% आबादी कृषि पर निर्भर है। अगर कोई इंपोर्टेड फूड बाजार में आता है, गेहूँ, चावल, तो इससे इनकी जीविका पर असर पड़ेगा और सबसे बड़ी बात है, राजनीतिक तौर पर वोट पर असर पड़ेगा। सांस्कृतिक पहचान है, भोजन राष्ट्रीय परंपराओं का हिस्सा है, जैसे जापान का चावल वहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है। बेहद दिलचस्प किस्सा है जापान के चावल का, हम आगे भी थोड़ा इशारा करेंगे लेकिन अमेरिका ने जापान में चावल का बाजार ले लिया है, उसमें पहुँचने के लिए जापान को राजी कर लिया है। फ्रांस का पनीर, जैसे कैम्बेबर्ट या बैगुएट, ये वहाँ की राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा है। किसान संगठनों का बड़ा प्रभाव है दुनिया में, किसान संगठन ताकतवर हैं। यूरोप के सब्सिडी प्राप्त किसान यूनियन और अमेरिका के मक्का और डेयरी उत्पादक, जापान के चावल किसान उस देश की व्यापार नीतियों को प्रभावित करती हैं। और इसलिए मुक्त व्यापार पर दस्तखत करने वाली सरकारें, डब्ल्यूटीओ के भीतर आने वाली सरकारें, तरह तरह से एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाली सरकारें 4-5 तरीकों से अपने यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को आने से रोकती हैं। और ये स्पष्ट रूप से खड़ी गई बाधाएं हैं व्यापार की, जो पूरी दुनिया में स्थापित हैं। सबसे पहली चीज़, इंपोर्टेड सामानों पर ड्यूटी ऊपर रखी जाती है। ये टैरिफ ऊंचे किए जाते हैं ताकि विदेशी उत्पाद महंगे रहें और बाजार में ना आएँ। जैसे आपके सामने एक टेबल है, 2025 का आंकड़ा है, अंकटाड और BBC और हमारे अपने रिसर्च की रिपोर्ट है। भारत में औसत कृषि टैरिफ करीब 30 से 50% है गेहूँ, डेयरी और कपास पर। यूरोपीय संघ में 8 से 9% है, अमेरिका में 5% है और जापान में 17 से 17.5% के आसपास टैरिफ है। यूरोप में कृषि करीब 8.4% के आसपास औसत टैरिफ है, जबकि गैर कृषि उत्पादों पर लगभग 3% है। भारत भी इसमें शामिल है। दक्षिण कोरिया में औसत कृषि शुल्क करीब 57% है, जापान में 17 से 18% है। दूसरा विदेशी कृषि उत्पादों को रोकने का तरीका है कोटा या आयात निर्यात की मात्रा तय करना। दुनिया के तमाम देशों ने सीमित मात्रा में आयात की छूट दे रखी है और उसके कोटे तय कर रखे हैं। जैसे कनाडा में कोटे से अतिरिक्त अगर कोई सामान, डेयरी उत्पाद आते हैं तो उसके इंपोर्ट पर 315% तक का टैरिफ लगाया जाता है। इससे अधिक आयात पर, जहाँ पर टैरिफ काम नहीं आता, वहाँ पर फिर स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी के नियम लगाए जाते हैं। इन नियमों के तहत मानव, पशु या पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए में जो फसलें या जो उत्पाद घातक बनते हैं उन्हें रोका जाता और इन्हें संरक्षणवादी प्रोटेक्शनिस्ट मेजर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसका उदाहरण जैसे यूरोप अमेरिका के हार्मोन युक्त मांस पर प्रतिबंध लगाता है। अमेरिका का जो हार्मोन ट्रीटेड मीट है वो यूरोप में नहीं आता। भारत ने जीएम फसलों पर प्रतिबंध लगा रखा है। भारत और अमेरिका के बीच ताजी व्यापार वार्ताओं में जीएम प्रोडक्ट्स को लेकर ही सबसे ज़्यादा विवाद हुआ था। और सबसे आखिरी चीज़ है, जब कुछ नहीं होता तो सरकारें अपनी घरेलू उत्पादकों को सब्सिडी देती हैं, जिससे उत्पादन लागत कम होती है, दुनिया के बाजार में उन्हें अच्छी बढ़त मिलती है, प्रतिस्पर्धा उनके पक्ष में होती है। जैसे कि यूरोप के चीनी सब्सिडी कार्यक्रम पर सवाल उठते हैं और दूर क्यों जाते हैं। भारत का समर्थन मूल्य कार्यक्रम MSP हमेशा से WTO में, जब से WTO चला है, विवादों में रहता है। तो WTO की जिक्र आई तो सवाल यह भी होगा कि WTO ने कृषि के उदारीकरण की जो कोशिश की थी वो कहाँ रह गया, वो प्रयास कहाँ गया।
आपको इस बात पर यकीन मुश्किल से होगा कि आज अगर विश्व व्यापार संगठन की कोई नहीं सुनता, डब्ल्यूटीओ की कोई नहीं सुनता, ये डोनाल्ड ट्रंप अपने ढंग से मनमाने टैरिफ लगा रहे हैं, डब्ल्यूटीओ किसी गिनती में नहीं है, तो इसके पीछे सिर्फ कृषि है, एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर का विवाद या कृषि के व्यापार का विवाद न सुलझाने के कारण ही ये बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था चरमराकर बैठ गई, जिसने पूरी दुनिया को एक सूत्र में जोड़ा था। कृषि सब्सिडी और इंपोर्ट का कोटा सबसे विवादित विषय थे डब्ल्यूटीओ में। जो लोग डब्ल्यूटीओ को करीब से देख रहे हैं उन्हें याद होगा। विकसित देश अपने उत्पादों को कृषि की सब्सिडी देते थे, जिससे कि उनके अनाज और खाद्य उत्पाद सस्ते थे, जबकि विकासशील देश खाद्य सुरक्षा के कारण अपना उत्पाद खोलने को तैयार नहीं हुए थे। 1990 के दशक का एक मशहूर विवाद है, जिसमें अमेरिका, ग्वाटेमाला, होंडुरास और मैक्सिको ने, इक्वाडोर ने यूरोपीय संघ के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में शिकायत की, जो कि केले का विवाद था, जिसका जिक्र हमने किया कि ईयू के केले के आयात की नीति को चुनौती दी गई। अफ्रीका और कैरेबिया और प्रशांत क्षेत्रों को यूरोप तरजीह देता था। 1997 में डब्ल्यूटीओ ने इसे अवैध घोषित किया। ईयू ने इसके बाद भी फैसले को लागू नहीं किया, जिससे 1999 में ईयू पर रिटेलिटरी टैरिफ लगाए गए अमेरिका की तरफ से। ये विवाद जो 1990 से शुरू हुआ था 2012 तक चला और डब्ल्यूटीओ इसे रोक नहीं पाया। ईयू ने जब नया समझौता किया और छोटे देशों के लिए कोटा समाप्त किया, तब जाकर विवाद समाप्त हुआ। सबसे चर्चित विवाद जो डब्ल्यूटीओ में था, जहां से एग्रीकल्चर पर विवाद की बुनियाद पड़ी थी, वो अमेरिका और ब्राज़ील के बीच 2002 के कपास का विवाद है, जिसके कारण आज भी अमेरिका और ब्राज़ील के व्यापार रिश्तों में आपको खटास दिखती है, जो हमने हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप के दौर में भी देखी। मुद्दा यह था कि ब्राज़ील ने डब्ल्यूटीओ में अमेरिका के खिलाफ कॉटन सब्सिडी पर शिकायत दर्ज की, जिसमें कहा गया कि अमेरिका की भारी सब्सिडी से पूरी दुनिया में कपास की कीमतें कम होती हैं, जिससे ब्राज़ील और दूसरे अन्य डेवलपिंग कंट्रीज़ जो कि कपास पैदा करते हैं, उनकी कपास की प्रतिस्पर्धा खत्म होती है। करीब 3 से 4 बिलियन डॉलर की सब्सिडी उस समय थी, ऐसा ब्राज़ील ने डब्ल्यूटीओ को बताया था। 2004 में डब्ल्यूटीओ के पैनल ने ब्राज़ील के पक्ष में फैसला भी सुनाया और ये कहा कि अमेरिका की सब्सिडी डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन करती है, क्योंकि ये फ्री ट्रेड के सिद्धांत के खिलाफ है। अमेरिका ने इस नीति में कोई बदलाव नहीं किए। 2009 तक ये विवाद चलता रहा और अंततः ब्राज़ील ने अमेरिका के सामानों पर 800 मिलियन डॉलर के टैरिफ लगा दिए। ये अधिकार उसे डब्ल्यूटीओ ने दिया था। याद रखें, अगर आप पिछले इतिहास में जाएं तो यही वो विवाद था जो दोहा दौर की वार्ताओं के ठप होने का कारण बना। और दोहा दौर की डब्ल्यूटीओ की वार्ताएं वो आखिरी वार्ताएं थीं जिसके बाद डब्ल्यूटीओ कमज़ोर होकर बिखर गया और इसकी प्रासंगिकता घटती चली गई। 1995 में डब्ल्यूटीओ ने कृषि समझौता कराया था, मगर बात नहीं बनी, व्यापार बाधाएं समाप्त नहीं हुई। विकसित देशों ने सब्सिडी को ग्रीन बॉक्स में डाल दिया, जैसे कि अनुसंधान और पर्यावरण के नाम पर, और सब्सिडी में कटौती से बचा लिया। 39 देशों में, जिसमें भारत थे, उनको स्पेशल सेफगार्ड्स मिले डब्ल्यूटीओ पर, और उन्होंने आयात पर, कृषि के आयात पर आपातकालीन टैरिफ लगाने की ताकत हासिल कर ली। फाइटोसैनिटरी नियमों में ढील ने आयात पर लंबी रोक लगाने की छूट दी, जैसे चीन ने 2008 में मेलामाइन संकट के बाद डेयरी के आयात पर रोक लगाई थी। इसके बाद 15 साल तक दोहा दौर चला, विफल हो गया क्योंकि कृषि वाला समझौता लागू नहीं हो पाया। भारत और चीन ने स्थायी विशेष सुरक्षा की मांग की थी, जबकि अमेरिका ने कपास पर सब्सिडी की कटौती में, कॉटन पर सब्सिडी की कटौती में इनकार कर दिया। 2015 में डब्ल्यूटीओ केवल एक्सपोर्ट सब्सिडी पर पाबंदी लगा सका, जो पहले से ही बेहद कम इस्तेमाल होती थी। ध्यान दीजिए, इसी ठहराव ने ट्रंप जैसे नेताओं को अब एक तरफा व्यापार नीतियों का, जिसको कि वन साइडेड टैरिफ का अपनाने का रास्ता खोलने का विकल्प दिया है। सवाल होगा कि ट्रंप किस तरह तोड़ रहे हैं दुनिया का कृषि बाजार और उस प्रोटेक्शनिज्म को, उस संरक्षणवाद को, उनकी रणनीति क्या है। दोहा दौर की वार्ताएं औंधे मुंह गिरना अमेरिका की व्यापार नीति की जीत थी और गैट के दिनों से ही अमेरिका सबसे बड़ा आक्रामक पार्टनर था डब्ल्यूटीओ का, जो कृषि के व्यापार को खोलने के लिए दबाव बना रहा था। दोहा दौर के बाद डब्ल्यूटीओ की रिलेवेंस खत्म हो गई और ट्रंप ने अमेरिका के पुराने एजेंडे, यानी दुनिया के देशों में अमेरिका के कृषि उत्पाद पहुंचाने की मुहिम शुरू कर दी। और ये बात अभी की नहीं है, 2025 की। उनके पहले कार्यकाल से ही ये काम शुरू हो गया था। अपने पहले कार्यकाल में ही उन्होंने ऊंचे टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, जो अब आ गए हैं, और अन्य देशों को अपने बाजार खोलने पर मजबूर किया था। ये जरा टेबल ध्यान से देखिए, थोड़ी ज़्यादा आंकड़े हैं इसमें, पर करीब से देखिए, ये ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौर के आंकड़े हैं, 2017 से 2021 तक। जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, कनाडा
और मैक्सिको, इन सारे देशों के एग्रीकल्चर मार्केट में डोनाल्ड ट्रंप ने मजबूती के साथ दखल दिया और उनके बाज़ारों को खोला। इस रणनीति में जापान, कोरिया, कनाडा जैसे देशों के साथ समझौते हुए उल्लेखनीय सफलता हासिल की गई। जापान को बीफ, पोर्क, गेहूं, वाइन पर टैरिफ में कटौती करनी पड़ी। दक्षिण कोरिया को चीज़, डेयरी, बीफ पर कटौती करनी पड़ी। कनाडा में डेयरी, पोल्ट्री का कोटा बढ़ा। चीन भी इस दौर में आया था और चीन के साथ भी एक समझौता हुआ था। हालांकि चीन ने पूरी तरह उसे पालन नहीं किया। चीन ने जितना इम्पोर्ट अमेरिका से होना था उतना नहीं किया। 2020 वाले समझौते में करीब $40 बिलियन की खरीद का वादा किया था चीन ने, लेकिन खरीद केवल $23 बिलियन के आसपास हुई। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में इस एग्रीकल्चर के मार्केट को खोलने की रणनीति का पायलट टेस्ट कर लिया था, टेस्टिंग कर ली थी, और उनको ये समझ में आ गया था कि दुनिया के देशों को पर अगर ऊंचे टैरिफ लगा दिए जाएं और उनके खासतौर पर खास उत्पादों के लिए अमेरिकी बाजार को सख्त कर दिया, जैसे जापान का ऑटोमोबाइल, भारत का फार्मास्यूटिकल्स, यूरोप के स्टील और एल्युमिनियम, तो उनके कृषि बाजारों को खोला जा सकता है, उनके कृषि बाजारों में प्रवेश लिया जा सकता है और वहाँ पर अमेरिकी किसानों के लिए जगह बनाई जा सकती है। और व्यापारिक यही डोनाल्ड ट्रंप ने किया। अमेरिका के समान टैरिफ दरें लाने के लिए और नॉन टैरिफ बाधाएं तरह तरह की उन्हें लागू करने पर बाध्य किया। पहले चरण में डोनाल्ड ट्रंप ने WTO वाली प्रक्रिया, तब तक WTO सक्रिय था, उससे बचने के लिए छोटे छोटे द्विपक्षीय समझौते किए और उनके जरिए इसे टेस्ट केस के तौर पर लागू किया गया। संधि जिन देशों ने नहीं की उन पर तुरंत या नए टैरिफ लगाए गए, मौजूदा रियायतें हटाने की कार्रवाई की गई। फिर आए ट्रंप दूसरी पारी में बड़ी बहुमत के साथ, बड़े नंबर के साथ जीतकर, और उन्होंने पूरी नीति बदल दी। यही प्रयोग उनकी सफलता में उनके साथ थे और उनका जो छिपा हुआ मकसद था कि पूरी दुनिया के कृषि बाजार में अमेरिकी पहुंच बनाना, उसे उन्होंने लागू कर दिया। अब आप ये टेबल देखिए, जो अभी तक समझौते हुए हैं उन समझौतों में दुनिया में ट्रंप ने सबसे बड़े प्रोटेक्शनिस्ट को या सबसे संरक्षित बाजार को किस तरह छिन्न भिन्न कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया से 2025 में समझौता हुआ, अमेरिकी बीफ पर 20 साल बाद प्रतिबंध हटाया गया। इंडोनेशिया से 2025 वाला जो समझौता हुआ अभी, इसमें डेयरी और सोयाबीन पर अधिकांश टैरिफ हटा लिए गए। थाईलैंड के साथ जो समझौता हुआ उसमें सेब और साइट्रस फलों से प्रतिबंध हटा लिए गए। वियतनाम के फलों के लिए और नेक्टरीन के लिए खोल दिया गया। अभी ये फैसला लागू हो रहा है। यूरोपीय संघ के साथ, जिसके साथ अभी सबसे ताज़ी सहमति हुई है, इसमें केवल अमेरिका पूरी तरह से यूरोपीय संघ को बाजार खोलने के लिए राजी नहीं कर पाया। यहाँ कृषि की तस्वीर अभी साफ नहीं है, लेकिन संकेत है कि EU ने करीब $600 बिलियन के निवेश का वादा किया है अमेरिका में। अमेरिकी गैस खरीदने पर वो तैयार हुआ है, हथियार खरीदने पर तैयार हुआ, और इसके बदले उसने अपने कृषि बाजार को अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के हमले से बचा लिया है और कुछ कृषि उत्पादों पर बाजार में छूट हासिल कर ली है। डोनाल्ड ट्रंप की कृषि व्यापार रणनीति ने EU, कनाडा और भारत जैसे देशों को सबसे ज़्यादा टारगेट किया। तो EU तो फिलहाल अभी डील से निकल आया है, क्योंकि उनके संरक्षित बाजारों में अमेरिकी उत्पाद पहुंचाना ट्रंप की रणनीति का हिस्सा था। यूरोपीय संघ ने EU के चीज़ और वाइन बाजारों को अमेरिकी टैरिफ का करीब 25% टैरिफ लगाया गया, जिससे कि कैलिफोर्निया की वाइनरी ने अमेरिकी बाजार में 5.3% हिस्सेदारी हासिल की। ये पिछले कदम जो थे उनका क्या क्या फ़ायदा हुआ है देख सकते हैं। कनाडा में के डेयरी बाजार में करीब 3.6% हिस्सा अमेरिका के पास पहुंच गया। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो भारत में बासमती चावल निर्यातकों को 70% से ज़्यादा अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ा, जिससे कि उनकी कॉम्पिटिटिवनेस कम हुई। भारत ने ट्रंप की रणनीति पर सहमति नहीं दी है, इसलिए अभी कोई डील नहीं हुई है। और ये कृषि के दृष्टि से, कृषि बाजार की दृष्टि से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत ने अभी अपने बाजार को प्रोटेक्ट करके रखा। और अगर आप भारत और अमेरिका के बीच संधि की खबरों को घटनाक्रम को ट्रंप के आने के बाद देख रहे होंगे, तो ट्रंप का सबसे अधिक दबाव डेयरी पर, कृषि उत्पादों पर है और भारत उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा ही दबाव EU पर था। EU ने उसे $600 बिलियन के निवेश के जरिए बराबर कर लिया। जापान से निवेश भी लिया गया और जापान के बाजार में ट्रंप का अमेरिका का चावल भी जाएगा। तो हम अंतिम सवाल पर आ गए हैं कि क्या अब दुनिया का सबसे सुरक्षित व्यापार ध्वस्त हो गया है? ट्रंप की नीतियों के बाद एग्रीकल्चर ट्रेड का भविष्य में क्या परिदृश्य दिखता है? डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल तो सफल हुए हैं। भारत को और चीन को छोड़ दिया जाए, इन दो बड़े एग्रीकल्चर बाज़ारों को छोड़ दिया जाए, तो बाकी बाज़ारों में उन्होंने अपनी पहुंच बना ली है। और चूंकि संधियां इतने ताकत के साथ की गई हैं कि जिन देशों के साथ उनकी अगली संधियां आने वाली हैं, थाईलैंड, कंबोडिया या बाकी देश, वहाँ भी
अमेरिकी अनाज और सोयाबीन अब पहुंच ही जाएगा, उसे रोक नहीं सकता है। इस रणनीति ने कम से कम अमेरिकी किसानों के लिए 31.6 बिलियन डॉलर के नए एक्सपोर्ट की संभावनाएं खोली हैं। जिन देशों ने ट्रंप को और वहाँ अमेरिका के कृषि बाजारों को, कृषि उत्पादों को अपने बाजार में प्रवेश दिया है, वहाँ सरकारों को राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए राजनीतिक रूप से इससे मुफीद कोई नहीं है कि उन्होंने किसानों को, अमेरिकी किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचा दिया है और सबसे मजबूती से बंद किए गए बाजार के दरवाजे खुलवा दिए हैं। हमें आने वाले समय में दो परिदृश्य दिखते हैं। एक विभाजित व्यापार का परिदृश्य है, इसमें भारत, चीन, इंडोनेशिया जैसे देश खाद्य आयात पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, ऊंचे टैरिफ लागू कर सकते हैं। भारत के ऊंचे कृषि टैरिफ से इंडोनेशिया के गेहूं के आयात पर सख्ती हो सकती है और इसका पूरा असर पूरी दुनिया में वैश्विक व्यापार की मात्रा में कमी के तौर पर आएगा। दूसरा विकल्प यह है कि अमेरिका के आसपास एक गठजोड़ बनाया जा सकता है, जिसमें अमेरिका अपने सहयोगियों जापान और कनाडा के साथ एग्रीकल्चर ट्रेड के स्पेशल समझौते कर सकता है। जैसे कि ब्राज़ील ने अमेरिकी डेयरी पर प्रतिबंध हटाए थे पिछले कार्यकाल में, जो हमने आपको बताया। ऑस्ट्रेलिया को बीफ के लिए अमेरिका ने तैयार कर लिया था। थाईलैंड ने अमेरिकी सेब खरीदने पर अपनी सहमति जताई थी। ऐसे समझौते कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में जो अमेरिका के गैर मित्र देश हैं, नॉन फ्रेंडली कंट्री हैं, नॉन ट्रेड फ्रेंडली कंट्री हैं, उन्हें ऊंचे टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में दुनिया का व्यापार दो ब्लॉक्स में बंट जाएगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने यह दिखाया है कि दुनिया के देश खाद्य आपूर्ति को अब देश की जीविका की जरूरत के तौर पर नहीं, बल्कि ट्रेड स्ट्रेटेजी के, ट्रेड रणनीति के संसाधन के रूप में देख रहे हैं। जैसे कि तेल या सेमीकंडक्टर, आप एग्रीकल्चर का बाजार दें तो हम आपको सेमीकंडक्टर देंगे, आप हमारा अमेरिका का चावल खरीदें तो हम आपकी कारें खरीदेंगे। यहाँ अब ये इस नए तरीके के ट्रेड सौदे डोनाल्ड ट्रंप की इस छाया में उभरते दिख रहे हैं, जहाँ कोई भी देश कहेगा कि अगर आपको एआई तकनीक चाहिए तो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदिए। भारत के पास ऐसी कुछ लेन देन की क्षमताएँ हैं क्या? चीन ने हाल में उदाहरण देखा कि चीन ने अमेरिका के जीनोम बीजों, ये ऐसी चर्चा है कि चीन अमेरिका के जो जीनोम बीज हैं उनके बदले सेमीकंडक्टर दे सकता है। नहीं, अमेरिका अगर चीन को अपनी उच्च तकनीक के बीज देता है तो चीन को तो उसे सेमीकंडक्टर की आपूर्ति या सेमीकंडक्टर के कच्चे माल की आपूर्ति अमेरिका चीन से की जा सकती है। अमेरिका अपनी सबसे पुरानी मुहिम में जीत रहा है और ये सबसे पुरानी मुहिम थी अमेरिका के किसानों को दुनिया का बाजार दिलाना। इससे स्थानीय खाद्य कीमतों में वृद्धि होगी, कुछ बाजारों में अतिरिक्त उपज से किसानों को नुकसान होगा क्योंकि एग्रीकल्चर के साइकिल्स बेटर हो रहे हैं, उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। तो जब अतिरिक्त अनाज, सोयाबीन या गेहूं या चावल किसी बाजार में जाएगा तो वहाँ के किसानों को नुकसान होगा। लेकिन ट्रंप ने दुनिया को ये सिखा दिया है कि फूड, जिसे आमतौर पर विश्व व्यापार से थोड़ा बाहर रखा जाता था क्योंकि ये जीविका के लिए, जीवन की ज़रूरत है, उसका इस्तेमाल भी जियो स्ट्रेटेजिक तौर पर किया जा सकता है। लगभग उसी तरह जैसे नेपोलियन ने 19वीं सदी में ब्रिटेन को अपने युद्ध में अलग थलग करने के लिए किया था। तो अब ये एग्रीकल्चर के संरक्षणवाद की, बाज़ारों को बंद रखने की, अपने किसानों को दुनिया की फसलों से के और सामान से बचाने की मुहिम तो अब ध्वस्त हो गई है और बात निकली है, दरवाज़ा टूटा है तो बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। ज़ाकिया गज़ल के एक शेर के साथ हम अपनी बात ख़त्म करते हैं जो शायद इस तस्वीर को आपको और बेहतर ढंग से बयान करेगी कि अमानत में ख़यानत हो रही है, सलीके से तिजारत हो रही है, खड़े हैं रहनुमा नीलाम घर में, बहुत अर्ज़ां सियासत हो रही है। अर्थ में आज इतना ही। अगले सप्ताह फिर आएंगे किसी नए विषय के साथ। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा।